नमस्कार। तो आज थ्योरम वन डिस्कस करेंगे कन्फॉर्मल मैपिंग की। नेसेसरी कंडीशन फॉर W इज इक्वल टू एफ जेड टू बी एनालिटिक। थ्योरम है इफ W इज इक्वल टू एफ जेड रिप्रेजेंट ए कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए डोमेन D in Z plane into a domain D dash in W plane, then fz is analytic function of Z in D। ठीक है, मतलब फंक्शन अगर कन्फॉर्मल है, एफ जेड कन्फॉर्मल है तो वो एनालिटिक भी होगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि फंक्शन कन्फॉर्मल है तो शो कर देंगे कि एफ जेड इज एनालिटिक। ठीक है, तो इसके प्रूफ के लिए देखें, हम एक डोमेन डी कंसिडर कर लेते हैं और उसकी जो इमेज है वो डी डैश हो गई। एक कर्व कोई कंसिडर कर लिया सी और उसकी इमेज हो गई सी डैश। ठीक है, कर्व पर दो पॉइंट ले लिया P और Q। P पॉइंट को Z कह दिया और Q पॉइंट को Z प्लस डी जेड। इसका मतलब ये डिस्टेंस आपकी dx और ये डिस्टेंस आपकी dy हो जाएगी। ठीक है, P और Q दोनों ही नेबरहुड है। Q पॉइंट जो है वो नेबरहुड पॉइंट है P का। ठीक है, दैट मीन्स Z का नेबरहुड पॉइंट जो है वो Z प्लस डी जेड है। इसी तरीके इसकी इमेज में P डैश का नेबरहुड पॉइंट Q डैश है, जो कि ये W प्लेन है, इसलिए P इस पॉइंट को हम W से और इस पॉइंट को W प्लस डी डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। देयरफॉर ये डिस्टेंस DU और ये डिस्टेंस आपकी DW हो जाए, DU और DV हो जाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग मान लेते हैं कि लेट W इज इक्वल टू एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी एनी फंक्शन डिफाइंड इन D। हमने कोई फंक्शन मान लिया ये। let ds and d sigma denote the elementary arc length of z plane and w plane respectively। मतलब ये जो आर्क डिस्टेंस है ये ds है और इसकी जो इमेज है उसकी आर्क डिस्टेंस वो d सिग्मा है, d सिग्मा। तो क्योंकि ये P और Q दोनों ही नेबरहुड पॉइंट हैं, इसलिए जो ये आर्क है वो आर्क और इसकी जो कार्ड है दोनों बराबर होंगी अगर इन पॉइंट को हम बहुत ही नज़दीक ले लेंगे तो। क्योंकि प्रूफ में एकदम नज़दीक पॉइंट लेके दिखाना संभव नहीं, इसलिए दूर दूर पॉइंट लिया गया है, लेकिन ये बहुत ही नज़दीक के पॉइंट है, इसलिए इसका कार्ड और आर्क दोनों ही लगभग बराबर होंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस रूल क्या हो जाएगा, डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। सो डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, इक्वेशन वन मान लीजिए। इसी तरीके से डी सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू डी यू स्क्वायर प्लस डी वी स्क्वायर, मतलब डी सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू डी यू स्क्वायर प्लस डी वी स्क्वायर, इक्वेशन टू मान लीजिए। अब आपको पता है कि u किसका फंक्शन होता है, एक्स वाई का। सो बाई टोटल डेरिवेटिव डी यू इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई डी वाई। इसी तरीके डी वी इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई। ठीक है, इस इक्वेशन में डी यू और डी वी की वैल्यू रख दीजिए, रख दिया तो डी सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये इक्वेशंस आपको मिल जाएगी। मतलब डी एक्स स्क्वायर के साथ में डी यू अपॉन डी एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स होल स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई होल स्क्वायर। इसी तरीके डी वाई के साथ में भी सेम टर्म्स हो जाएगा और प्लस टू डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई। बस सिंपल है, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ऐसा टर्म्स आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं। इसके बाद सिंस डी सिग्मा एंड डी एस, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डी सिग्मा जो है वो कार्ड है, ठीक है, और डी एस भी कार्ड है, तो उनका रेशियो क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा। इसका मतलब वो डिपेंड नहीं करेगा डायरेक्शन पे। सो डी सिग्मा अपॉन डी एस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका मतलब इसका स्क्वायर भी ये जो है सिर्फ पॉइंट P पे डिपेंड करेगा। इट डिपेंड्स ओनली द पॉइंट एक्स वाई इन जेड प्लेन, सिर्फ एक्स वाई यानी इसकी वैल्यू एक्स वाई के टर्म्स में आ जाएगी, वो सिर्फ एक्स वाई पॉइंट पे डिपेंड करेगा, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है डी सिग्मा अपॉन डी एस तो इसका स्क्वायर भी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा। सो डी सिग्मा अपॉन डी सिग्मा स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। सो इसको हमने एच स्क्वायर कंसिडर कर लिया, डी सिग्मा स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर को एच स्क्वायर कंसिडर कर लिया, जहाँ पे एच आप क्या कह रहे हैं कि एक्स वाई का फंक्शन है। सो एच इज डिपेंड्स ओनली एक्स एंड वाई एंड
इज़ नॉट जीरो, इसकी वैल्यू जीरो नहीं है, क्योंकि इसको जीरो मान लेंगे तो ये जीरो से मल्टीप्लाई होते ही डी सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ये टर्म्स आपका वैनिश कर जाएगा, इसलिए एच की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। सो डी सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू डी एस स्क्वायर। ठीक है, अब डी सिग्मा स्क्वायर निकाल चुके हैं, पीछे से रख दीजिए वैल्यू, डी सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू ये रख दिया, एच स्क्वायर और डी एस स्क्वायर भी पीछे था, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, दोनों वैल्यू हमने रख दिया इक्वेशन 1 और 2 से। फिर दोनों को कंपेयर कर लीजिए, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो डी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है लेफ्ट साइड में ये है, एच स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, और डी वाई का जो कोफिशिएंट है उससे ये इक्वेशन आ गई, इधर डी वाई का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो एच स्क्वायर आएगा, और जो डी एक्स डी वाई का कोफिशिएंट है क्योंकि राइट साइड में नहीं है इसकी वैल्यू, तो इसका कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा राइट साइड से, और लेफ्ट साइड से आपको ये मिल गया डेल यू अपान डेल एक्स डेल यू अपान डेल वाई प्लस डेल वी अपान डेल एक्स डेल वी अपान डेल वाई। ठीक है, ये तीन इक्वेशंस आ गई 4, 5, 6। ठीक है, अब हम कुछ ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि जो इन चारों इक्वेशन को सेटिस्फाई, तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो देखिए हमने कंसिडर कर लिया डेल यू अपान डेल एक्स इक्वल टू एच कास अल्फा, इसको अगर अल्फा के टर्म्स में कास अल्फा, इसको साइन अल्फा के टर्म्स में और एच के टर्म्स में मान लेंगे। सो इसको एच कास अल्फा, इसको एच साइन अल्फा मान लो। ठीक है, तो डेल यू अपान डेल एक्स इक्वल टू एच कास अल्फा, डेल वी अपान डेल एक्स इक्वल टू एच साइन अल्फा, तो इसका स्क्वायर जो है वो एच स्क्वायर आ जाएगा, एच स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा प्लस एच स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, दैट मीन्स एच स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके ये भी सेटिस्फाई कर जाएगी सेम। इसको मान लो डेल यू अपान डेल वाई, चूँकि ये वाई के रिस्पेक्ट में है तो डेल वी अपान डेल वाई को एच कास बीटा मान लो, और डेल वी अपान डेल वाई को एच साइन बीटा मान लो, इसका स्क्वायर करने पर भी एच स्क्वायर आ जाएगा। अब क्योंकि कास अल्फा साइन अल्फा, काश अल्फा साइन अल्फा, कास बीटा साइन बीटा, यानी साइन अल्फा कास अल्फा ये सभी जो है कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं, तो इसलिए डेल यू अपान डेल एक्स क्या है, कंटिन्यूअस हो जाएगा, डेल वी अपान डेल एक्स क्या है, कंटिन्यूअस हो जाएगा, डेल वी अपान डेल वाई भी कंटिन्यूअस, डेल यानी 4 पार्शियल डेरिवेटिव्स ये कंटिन्यूअस हो जाएंगे। ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि साइन थीटा और कास थीटा दोनों ही कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये इनके 4 पार्शियल डेरिवेटिव कांस्टेंट आ गए, सॉरी कंटिन्यूअस आ गए। वी सी दैट इक्वेशन 4 और 5, इक्वेशन 4 और 5 में जब ये वैल्यू रखेंगे तो क्या हुआ, एच कास अल्फा एच कास बीटा प्लस एच साइन अल्फा एच साइन बीटा, एच स्क्वायर कॉमन ये आ गया, एच स्क्वायर इंटू काश अल्फा माइनस बीटा इसकी वैल्यू हो गई। क्योंकि एच की वैल्यू जीरो नहीं है इसलिए कास अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, का अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू, अब ये जीरो कास में किसकी वैल्यू होती है, π/2, यानी प्लस माइनस π/2। ठीक है, तो हम प्लस भी ले सकते हैं और माइनस भी ले सकते हैं। अब अगर हम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, टेकिंग नेगेटिव वैल्यू, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या हो गई, माइनस π/2, और बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस π/2। अब हम लोग देखते हैं कि सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं इस केस के लिए। तो अब देखिए केस 1 हो गया जब हमने लिया अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस π/2, उधर पीछे अभी देखा था माइनस π/2 लिया, तो बीटा की वैल्यू हो गई अल्फा प्लस π/2। ठीक है, हमने माना है डेल यू अपान डेल एक्स को क्या माना है, एच कास अल्फा, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो ये हुआ आपका एच कास बीटा माइनस π/2, इससे अल्फा की वैल्यू रख लो तो ये हो जाएगा बीटा माइनस π/2, माइनस कामा ले लीजिए एंगल में, तो कास माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा हो जाता है, तो एच कास π/2 माइनस बीटा, दैट मीन्स कास π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, दैट मीन्स एच साइन बीटा, और एच साइन बीटा क्या माना था आपने, डेल वी अपॉन डेल वाई, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई हुआ। सी आर इक्वेशन पहली कंडीशन तो हो गई, फिर दूसरी डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू एच कास बीटा इज इक्वल टू एच कास बीटा की वैल्यू रख लो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कास π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, सो माइनस एच साइन अल्फा, और एच साइन अल्फा की वैल्यू थी डेल वी अपॉन डेल एक्स, सो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स हो गई वैल्यू, दैट मीन्स सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई, और इनकी जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, ये सारे क्या है, कंटिन्यूअस है। तो थ्योरम है कि अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई और उनके पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस हो तो फंक्शन क्या हो जाता है, एनालिटिक हो जाता है, इसलिए एफ जेड इज एनालिटिक हो गया एट पॉइंट जेड इन डी।
ठीक है। केस 2, अब हम दूसरा वाला साइन ले लेते हैं। इफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, पिछली बार हमने लिया था माइनस पाई बाई टू, इस बार ले लिया पाई बाई टू। तो पाई बाई टू लेने पे डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू एच कॉस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू रख लो यहाँ पे, तो ये वैल्यू हो गई माइनस एच साइन बीटा, और ये वैल्यू हो गई माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई। इसी तरीके डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू रख लिया, सो एच कॉस बीटा इक्वल टू एच कॉस बीटा माइनस पाई बाई टू। ठीक है, और माइनस एंगल में कामा ले लो, तो cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, सो एच cos पाई बाई टू माइनस अल्फा, मतलब एच साइन अल्फा हो गया। तो एच साइन अल्फा आपने डेल वी अपॉन डेल एक्स माना था। तो इस बार सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई आ गई, और डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू जो है वो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स नहीं आई, बल्कि डेल वी अपॉन डेल एक्स आ गई। सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं है। तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं है, तो इसका मतलब वो एनालिटिक भी नहीं होगा इस केस में। ठीक है, तो केस 2 एनालिटिक नहीं है। लेकिन इसी में अगर हम v को माइनस वी से रिप्लेस कर दें, तो आपकी सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। मतलब अगर हम एंगल को, मतलब v को माइनस वी कर दें, मतलब डायरेक्शन चेंज कर लें। ठीक है, डायरेक्शन चेंज करने पे तो वो एनालिटिक हो जाता है। तो डायरेक्शन चेंज करने पे, डायरेक्शन अगर मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज होती है, तो फंक्शन क्या होता है, आइसोगोनल फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पर एफ जेड जो है वो आइसोगोनल फंक्शन हो जाएगा, कन्फॉर्मल नहीं होगा। सो इस केस में वो फंक्शन, इस केस में v को माइनस वी करने पर तो जो है v को माइनस वी करने पर ये सेटिस्फाई है। ठीक है, तो इस केस में तो वो कन्फॉर्मल हो जाएगा, लेकिन चूंकि ये हमने माना कि v को माइनस वी, और यहाँ पर तो v ही है, इसलिए केस 2 फाइनली वो सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, केस 2 जो है वो एनालिटिक नहीं है, तो फंक्शन एनालिटिक नहीं है। लेकिन दोनों केस में एक केस तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, इसलिए हम इस केस को छोड़ नहीं सकते, मतलब इसे हमें कंसीडर करना पड़ेगा। हम ये मान लेंगे कि वो फंक्शन फाइनली एनालिटिक है, क्योंकि एक केस से वो एनालिटिक हो गया है। इसलिए फंक्शन को हमने कन्फॉर्मल माना, तो फंक्शन क्या आ गया, एनालिटिक हो गया। कन्फॉर्मल माना और फंक्शन को एनालिटिक हमने शो कर दिया। दोनों केस से तो नहीं शो हुआ, लेकिन केस 1 से वो एनालिटिक शो हो गया, इसलिए हम इसको कंसीडर करेंगे। तो थ्योरम 1 का प्रूफ यहीं पे हो गया, आगे थ्योरम 2 का प्रूफ करेंगे। धन्यवाद।